को जनता के साथ साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद की भी जरूरत है। लिहाजा आज बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुद्वारे और मंदिरों के चक्कर काटे, जीत की दुआएं मांगी। अभी बीच बहस का बड़ा सवाल है कि क्या दुआओं से बदलेगी दिल्ली की तकदीर, क्या मन्नतों से चमकेगी नेताओं की किस्मत। जनता दरबार में माथा टेकने के बाद अब दिल्ली के धुरंधर ऊपर वाले की चौखट पर पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल आज फुर्सत के पलों के बीच बंगला साहिब और उसके बाद रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे। दोनों जगहों पर केजरीवाल ने जत्थेदारों से मुलाकात की, जीत की दुआएं मांगी। तो बीजेपी की सीएम कैंडिडेट किरण बेदी भी अपने विधानसभा क्षेत्र कृष्णानगर में गुरुद्वारे पहुंची, लंगर के लिए रोटियां बनाई, अरदास की। मैंने यही दुआ मांगी कि सच की जीत हो, आम आदमी की जीत हो और जनता जो आज भ्रष्टाचार और महंगाई से इतनी दुखी है उससे उनको सुकून मिल सके। मेरी अपब्रिंगिंग है, जो मेरी परवरिश है वो सर्वधर्म है। मेरी परवरिश पूर्ण सर्वधर्म है। ये मेरी परवरिश है, तो ये मेरी परवरिश है, तो ये आज मैं पहली बार ही नहीं कर रही। केजरीवाल ने इससे पहले सुबह के वक्त अपने घर में योगा के लिए वक्त निकाला, खुद को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किए। तो कैसे आप लोग? फिर निकल पड़े सैलून बाल कटवाने। लेकिन आज सुकून के पलों के बीच भी दोनों ही दलों में तीखी नोकझोंक भी जमकर हुई। वजह बना एक दूसरे का विज्ञापन। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के उस विज्ञापन पर सवाल खड़े किए, जिसमें मोदी दिल्ली वालों से अपने 8 महीने के कामकाज के आधार पर वोट मांगते नजर आए। आपने बीजेपी से पूछ लिया कि आखिर विज्ञापन के लिए बीजेपी के पास इतने पैसे आते कहां से हैं? तो बीजेपी ने भी आपके पक्ष में छपे एक विज्ञापन को निशाने पर लेकर पलटवार कर दिया। फ्रंट पेज पे 3-3, 4-4 करोड़ रुपए के ऐड छपे हुए हैं। एक अखबार में फ्रंट पेज का फुल पेज विज्ञापन 3-3, 4-4 करोड़ रुपए में आता है। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये बौखलाहट ही है जो इस प्रकार से आम आदमी पार्टी जानते हुए कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है और अखबारों में ऐड आ सकता है, अनजान बनने की कोशिश कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसमिशंस हैं उस पे पूरी तरह से इन सब चीजों के लिए बैंड है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि प्रिंट मीडिया में ऐड आने की बात है, अभी तक उस पे जो है हमारे यहाँ क्लैरिटी यही रही है कि ये ऐड आने की इजाजत बनी हुई है कि जो अखबारों के माध्यम से आती रही है। अब ये दांव पेच वार पलटवार क्या कल होने वाली वोटिंग पर कुछ असर डालेंगे? वोटरों का मूड क्या आखिरी दौर की इस पैतरेबाजी से कुछ बदलेगा? गेंद अब जनता के पाले में है। अब देखना तो ये है कि दिल्ली की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए दिल्ली वालों का रुझान किस पार्टी की ओर ज्यादा होगा। कल दिल्ली वाले किस दल के लिए बढ़ चढ़ कर वोट करेंगे और 10 फरवरी को किसकी किस्मत चमकाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली के दोनों उम्मीदवारों का बड़ा धार्मिक दिन बीता है, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। सत्ता का प्रसाद किसको मिलेगा, ये तो कल मत पेटियों में ईवीएम्स में कैद हो जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रजत राकेश टंडन इस वक्त कांग्रेस दफ्तर से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यतेंद्र इस वक्त बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहीद भगत सिंह मार्ग से। दिल्ली का मूड टटोलने की कोशिश कर रहे हैं हमारे तमाम रिपोर्टर। सबसे पहले रजत राकेश टंडन, अपडेट भी लेना चाहेंगे आपसे। कांग्रेस के लिए ये चुनाव दिल्ली का डू और डाई इलेक्शन है। कितनी प्रासंगिक है कांग्रेस, रेलेवेंट है इसका इलेक्शन है, उसके बावजूद हम देख पा रहे हैं कि जनरल सेक्रेटरी की मीटिंग बुलाई जाती है, वहां से क्या खबरें छनकर आ रही हैं? कांग्रेस खुद कितनी कॉन्फिडेंट है? देखिए, कांग्रेस को लगता है कि जो उसका वोट बैंक है, जो एक परंपरागत वोट है
अगर आप दलित वोट बैंक की बात करिए, माइनॉरिटीज के वोट बैंक की बात करिए, उसको बचाने में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। महासचिवों की मीटिंग में भी यही डिस्कस हुआ। लगभग 400 ऐसे लोग थे जिन्होंने 10 जनपद पर सोनिया गांधी को अपनी एक रिपोर्ट भी दी है। साथ ही साथ अजय माखन, जो कि यहाँ पे कैंपेन कमेटी के हेड भी हैं दिल्ली में कांग्रेस की ओर से, साथ ही साथ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के भी हेड है, वो अभी कुछ देर पहले आए थे। उन्होंने भी साफ तौर पर जो बीजेपी के विज्ञापन है उस पर सीधे सीधे सवाल उठाए। कहा कि अगर ये रेफरेंडम नहीं है तो मोदी जी सेंटर की उपलब्धियां क्यों गिना रहे हैं? अमित शाह क्यों कह रहे हैं कि वो एक जुमला था कि 15 लाख रुपए मिलेगा? क्या बीजेपी का नाम भारतीय जुमला पार्टी रख दिया जाए? ठीक है, भारतीय जुमला पार्टी क्या रख दिया जाए बीजेपी का नाम? यतेंद्र, कल तो अमित शाह कह रहे थे कि सिर्फ जुमला था काले धन को वापस लाना। अब ये जो तमाम तरह की आज फ्रंट पेज एड्स आए हैं जिसको लेकर विवाद हुआ है, बीजेपी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वाकई ये मोदी पर रेफरेंडम है या नहीं है, तो खुद भी बीजेपी अंडर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, कंफ्यूज नजर आ रही। यतेंद्र तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। यतेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह के चुनावी सर्वेओं की रिपोर्ट जो सामने आई है उससे बीजेपी नेता को कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाया, लेकिन इसके बिल्कुल आंचल अपनी बात पूरी करें यतेंद्र। चलिए ठीक है, यतेंद्र से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जमीन पर हमने देखा आज किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने योगा किया, उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को अपना स्ट्रेस बस करने की कोशिश की, गुरुद्वारे गए, मंदिर गए, किरण बेदी जी भी गुरुद्वारे गई, सेवा की उन्होंने, लेकिन अंदर से सबकी धड़कनें तेज हैं, भले ही जितना मर्जी स्ट्रेस को बस करने की कोशिश कर लें। बिल्कुल साफ तौर पर आंचल, धड़कनें सबकी तेज हैं, सब कोई अपनी रणनीति पे बनाने पे जुटा हुआ है। अभी अरविंद केजरीवाल नॉर्थ एवेन्यू में है 149 नंबर में, वो अपनी रणनीति बना रहे हैं कि क्या कुछ कल पोलिंग बूथ के लिए सेटअप किया जाएगा, कितने आदमी बैठेंगे, कितने आदमी बाहर अपने स्टॉल पे होंगे, किस हिसाब से क्या व्यवस्थाएं होंगी, यानी ये पूरी मैनेजमेंट की बैठक चल रही है। लेकिन अगर बात करें सुबह से लेकर दिनचर्या की, तो अरविंद केजरीवाल ने सबसे योगा किया, हेयर कटिंग करवाई, उसके बाद से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, यहां तक कि चर्च तक में गए, लोगों से मिले, तमाम वहां पर मिलते हुए फिर आगे आए और आज अभी यहां नॉर्थ एवेन्यू ऑफिस में बैठकर रणनीति बना रहे हैं। धड़कनें तेज हैं, लोगों को अभी भी हल्का सा कॉन्फिडेंस, ये कहें तो थोड़ा सा लूज नजर आ रहा है कि 7 तारीख को जब मतदान होंगे तो क्या कुछ होगा, जनता कितना उन्हें पसंद करेगी। चलिए, अब आपको रोकना चाहूंगी अजीत, हम सीधे आपको लिए चलते हैं। आम आदमी पार्टी की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पर कल शाम को 6 बजे मत प्रचार पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन 2-3 चीजें हैं जिस पर आज आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखना चाहती है। एक, आज जिस तरीके से अचानक अहमद शाह बुखारी साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को वो समर्थन देते हैं। आम आदमी पार्टी इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती है कि हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी का अहमद शाह बुखारी से कोई लेना देना नहीं है, और ये बयान उन्होंने क्यों दिया है, किस लिए दिया है, किसके कहने पे दिया है, ये वही बेहतर जानते होंगे। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के अंदर सांप्रदायिकता को और सांप्रदायिक राजनीति को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए पैदा हुई है। अहमद शाह बुखारी जिस तरीके की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, दकियानूसी पॉलिटिक्स करते हैं, उसको हर आदमी जानता है, और आम आदमी पार्टी को उनके समर्थन की दरकार नहीं है। और साथ में यह भी कहना चाहती है कि वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने, जब उनके बेटे के दस्तारबंदी का कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को न बुलाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाने का काम किया। आप देश के प्रधानमंत्री से नाराज हो सकते हैं, नाखुश हो सकते हैं, आपकी राय उनकी राय से एक राय नहीं हो सकती, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री होने के नाते उस पद की एक गरिमा है, उस पद का एक सम्मान है, और हम सब लोगों को
उस पद का सम्मान करना चाहिए। और अगर कोई आदमी, कोई शख्स उनकी जगह अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को न्योता देता है तो यह बात ठीक नहीं है, यह देश के लिए भी ठीक नहीं है और उसकी निंदा होनी चाहिए। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी इस चुनाव के अंदर शुरू से लगातार ये कहती रही है कि हम आम आदमी की राजनीति करते हैं। हम किसी आम हिंदू, हम किसी आम मुसलमान, हम किसी आम सिख, हम किसी आम ईसाई, सबकी बात करते हैं, सबकी पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि सबको सबकी बुनियादी जरूरतें एक जैसी हैं। सबको बिजली चाहिए, सबको पानी चाहिए, सबको भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए, सबको चाहिए कि उनको उनकी जमीन उनकी इच्छा, उनकी राय के बगैर न ली जाए। जब किसी महिला के साथ छेड़खानी होती है तो वो किसी धर्म विशेष की नहीं होती, या धर्म विशेष के इस वजह से उसके साथ छेड़खानी नहीं होती है। तो हम ये साफ करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को अहमद शाह बुखारी के समर्थन की कतई जरूरत नहीं है। हम उनकी राजनीति को रिजेक्ट करते हैं और उनकी राजनीति की निंदा करते हैं, और हम देश के अंदर एक ऐसी राजनीति चाहते हैं जहां जो सबकी बात करे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बातचीत करें। आज दिन में इस घटना के फौरन बाद बड़े आश्चर्यजनक रूप से देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से अहमद शाह बुखारी जी के संदर्भ में एक टिप्पणी की, उससे मुझे काफी हैरानी भी हुई और मुझे लगा कि कहीं दोनों का आपस में किसी तरीके से कोई रिश्ता तो नहीं है दोनों बयानों के बीच में। इसको भी समझने की जरूरत है कि चुनाव के एक दिन पहले क्यों इस तरीके से अहमद शाह बुखारी के बयान को जेटली साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जोड़कर देखते हैं। बाकी जेटली जी के बयान पर संजय जी कुछ कहना चाहेंगे। अरुण जेटली जी का बयान आया, पहली बात तो ये कि वो देश के वित्त मंत्री हैं और उनको नियम कानून मर्यादा का पालन करना चाहिए। चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी वो वोट मांगते फिर रहे हैं, अभी भी वो अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और खुले तौर पे ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। अहमद बुखारी जी के बयान के तुरंत बाद अरुण जेटली जी का बयान आता है कि फतवे के खिलाफ 100% मतदान करें। इसका मतलब इन दोनों बयानों में कहीं ना कहीं कोई जुगलबंदी थी। चुनाव के ठीक एक दिन पहले अहमद बुखारी जी का बयान आता है और उसके ठीक 1-2 घंटे बाद देश के वित्त मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अरुण जेटली जी का बयान आता है। तो इन दोनों बयानों में जुगलबंदी है। आम आदमी पार्टी स्पष्ट तौर से मानती है कि अहमद बुखारी जी समय समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन करते रहे हैं। कभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, कभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, कभी वो किसी पार्टी का समर्थन करते हैं। और इसके अलावा वो जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, उनकी सोच, उनकी विचारधारा और उनकी राजनीति का आम आदमी पार्टी समर्थन नहीं करती। भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी का जन्म हर प्रकार की सांप्रदायिकता के खिलाफ है, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिकता हो, चाहे वो मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, चाहे किसी धर्म की सांप्रदायिकता हो। हम इस प्रकार की सोच के खिलाफ खड़े हैं। और जो बात आशुतोष जी ने कही कि जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित न करके दस्तारबंदी के कार्यक्रम में अपने बेटे के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते हैं, वो भी कतई स्वीकार्य नहीं है। इस देश के किसी भी व्यक्ति सोच के खिलाफ खड़े हैं। और जो बात आशुतोष जी ने कही कि जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित न करके दस्तारबंदी के कार्यक्रम में अपने बेटे के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते हैं, वो भी कतई स्वीकार्य नहीं है इस देश के किसी भी व्यक्ति को। और देश के इतिहास में मुझे लगता है ये पहली घटना है कि अहमद बुखारी के समर्थन को किसी राजनीतिक दल ने इनकार किया है लेने से। आम आदमी पार्टी उनका समर्थन लेने से इनकार करती है। हम ये चुनाव देश के आम हिंदू, देश के आम मुसलमान, देश के आम सिख, देश के आम ईसाई के दम पे लड़ रहे हैं। उनके समर्थन से हम ये चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की जिस प्रकार की बयार चल रही है, जिस प्रकार की लहर चल रही है, 50 से ज्यादा सीटें
पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आएंगे। सुना आपने आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से बुखारी का जो समर्थन देने की पेशकश थी उसको नकार दिया और यहां पर इशारा यह भी कर दिया कि लगता है बीजेपी के बीच में और बुखारी के बीच में जुगलबंदी कहीं ना कहीं लगती है। आम आदमी पार्टी ने उस तरफ इशारा किया। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत उस वक्त अपनी बात रख रहे थे, लेकिन सीधे चलते हैं रजत राकेश टंडन पर। अभी जिस तरह की प्रतिक्रिया आई आम आदमी पार्टी की तरफ से, 10 से ज्यादा ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं रजत जहां पर यह माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक काफी ज्यादा है। ऐसे में जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल मुस्लिम वोट बैंक था, इमाम बुखारी की तरफ से पेशकश भी हुई, लेकिन आपने बड़ी सोची समझी रणनीति से उसको नकार दिया। देखिए, बिल्कुल लगातार आम आदमी पार्टी इस बात को कह रही है कि कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। इंडिया न्यूज से भी बातचीत में केजरीवाल ने यही कहा था कि कांग्रेस की 0 सीट है। दरअसल जो सत्ता की चाबी है आजकल दिल्ली के अंदर, वो चाबी होके गुजरती है उन्हीं माइनॉरिटी सीट से। अगर कांग्रेस को 7 से 8 सीट मिलती है तो आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। आम आदमी पार्टी भी इस बात को जानती है कि अगर इमाम बुखारी को वो इंडोर्स करते हैं तो मुस्लिम्स में भी एक तरीके का स्प्लिट होगा, इसीलिए ये बयान दिया। अगर ऐसे में मुस्लिम वोट शिफ्ट होता है, जो कि राहुल गांधी ने जो रोड शो किया जामा मस्जिद, बल्ली मारन, सदर, इन इलाकों में रोड शो किया, तो कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम्स जो है माइनॉरिटी जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के पास आ रहा है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने बुखारी के बयान से अपने आप को किनारा किया है। बिल्कुल, बुखारी के बयान से किनारा किया है। अजीत, बस एक क्विक पॉइंट आपसे लूंगी क्योंकि हमें अभिषेक के पास जाना है। कहीं ना कहीं आप भी अपने पत्ते बहुत सोच समझ कर खेल रही है। अभी भी आम आदमी का कार्ड हाथ में है। वो ये जानती है कि कहीं ऐसा ना हो ऐन वक्त में बुखारी अपना समर्थन दे और बहुत सारी ट्रेडर लॉबी, हिंदू लॉबी और जो तमाम एक बार फिर से इलेक्शन पोलराइज ना हो जाए, इस डर से बहुत ही आनन फानन में ये समर्थन नकारा गया और जुगलबंदी की तरफ इशारा कर दिया गया अरुण जेटली के बयान और इमाम बुखारी के बयान के बीच। बिल्कुल साफ तौर पर है, आम आदमी पार्टी कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहती जैसे उसका नुकसान हो, जिस हिसाब से वो अपनी गतिविधियां तेज की है उससे लगता है। लेकिन आजकल सबसे बड़ी बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा इंडियन न्यूज के दर्शकों को, अब दिल्ली की राजनीति को इंटरनेशनल राजनीति बना दी गई है। यानी आम आदमी पार्टी ने जो पाकिस्तान से पीएम आने की बात यहां कही, यानी ये पूरा इंटरनेशनल इशू बना दिया है माइनॉरिटी के दम पर लेकर। लेकिन खैर देखने वाली बात होगी 7 तारीख को वोटिंग होगा, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी अपने आप को दमखम से 50 सीट देने का दम कर रही है, तो पार्टी और जनता के बीच कितना डिफरेंसेस होता है, जनता किसे चुनती है, यहाँ पर ये रहने वाला है तय कि हो जाएगा जब पोलिंग बूथ में तमाम वोट कल 7 बजे से ईवीएम खुल जाएंगी मशीनें, आप जाकर बटन दबाएं। हम एक बार ये अपील जरूर करेंगे अपने दर्शकों से। और दिल्ली का वोटर टर्नआउट कितना रहता है ये बहुत अहम फैक्टर रहने वाला है। अभिषेक, आप जनता से बात कर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? कहीं वो पोल फटीक तो नहीं है और हवा किसकी ज्यादा है, पलड़ा किसका भारी है? देखिए आचल, मैं साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की उन सबका ये कहना है कि केंद्र में मोदी है लेकिन हम लोग दिल्ली में केजरीवाल चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वोटर्स भी मिले हमें जो उनका ये कहना है कि नहीं, बीजेपी ही दिल्ली में सबका भला कर सकती है, सबका विकास कर सकती है। लेकिन कई ऐसे भी लोग मिले जो कि कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, यानी कि कांटे की टक्कर दोनों के बीच है। लेकिन इन सबके बीच 130 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जिनको सेंसिटिव माना गया है और वो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में है। एक पोलिंग स्टेशन पर मैं भी खड़ा हूं। यहां पर पूरी दिल्ली की बात की जाए तो तकरीबन 55,000 दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए जाएंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेज होगी, 4 दीवारी की जाएगी, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जासूस भी वहां पर मौजूद रहेंगे। यानी कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। आंचल, अभिषेक, एक क्विक कमेंट आपसे भी। ड्राई डे है लेकिन 1.5 लाख शराब की बोतलें दिल्ली में मिल रही हैं। बिल्कुल, हर तरफ बात की जाए, आउटर डिस्ट्रिक्ट की तो नरेला हो, विकासपुरी, इन तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लगातार ताबड़तोड़ कई पेटियां शराब भी बरामद की गई, पकड़े गए, गिरफ्तारी भी हो गई, जबकि एक मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इतना ही नहीं, स्पेशल सेल ने एक आदमी को भी गिरफ्तार किया है जो कि इस चुनाव में किसी तरह का अराजक तत्व के तौर पर सामने आ सकता था, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उसकी भी गिरफ्तारी कर ली है, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने। आंचल, यतेंद्र के पास चलते हैं। यतेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं किरण बेदी को जब चुनावी समर में एन मौके पर उतारा गया बीजेपी द्वारा तो इसे ट्रम्प कार्ड कहा गया, गेम चेंजर कहा गया, मास्टर स्ट्रोक कहा गया, लेकिन
जिस तरह से अमित शाह को रात को 2 बजे बैठक बुलानी पड़ रही है, तमाम मंत्रियों को झोंकना पड़ रहा है चुनाव प्रचार में, आरएसएस के कैडर को बकायदा अब पूरी जोर शोर से लगना पड़ रहा है, अंदर से बीजेपी भी ये मान के चल रही है कि नेक टू नेक फाइट है और कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट है। देखिए आंचल, बिल्कुल अगर बीजेपी की रणनीति की बात करूं तो साफ है, वो बिल्कुल साफ तौर पर मान के चल रही है कि मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि पिछले चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो या जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, वहां एंटी इनकम्बेंसी थी, कांग्रेस के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर थी। पीडीपी जो जम्मू कश्मीर की अगर हालत करें वहां भी एक सत्ता विरोधी लहर थी, लेकिन यहां पर दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं, और यहां पर जो कह सकते हैं सियासी हालात दूसरे हैं। ऐसे में बीजेपी ने यहां पर रणनीति अपनी चेंज की और बाहर से किरण बेदी को लाकर एक चेहरा देने की कोशिश की, और आज भी बीजेपी के नेता जो बड़े आला कमान है वो मानता है कि किरण बेदी का चेहरा जरूर अच्छा है, लेकिन जो एक मैसेज कुछ दिनों के बाद, उनकी ज्वाइनिंग के कुछ दिनों के बाद गया, वो मैसेज लगातार नहीं बना रहा। शायद एक बड़ी वजह यह भी थी कि जो बीजेपी के दिल्ली के नेता थे उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं सामने आई, लेकिन अभी भी बीजेपी पूरे जोर शोर से लगी हुई है और खासकर आरएसएस का कैडर इसमें पूरी तरह से जुट गया। और बीजेपी के अगर इंटरनल सर्वे की बात करूं तो अभी भी बीजेपी अपने इंटरनल सर्वे में खुद को 39 से 41 सीटें दे रही है, यानी कि अभी भी साफ तौर पर बीजेपी मजबूती से लगी। और जहां तक मंत्रियों और सांसदों की बात है, वो आए हैं दिल्ली में डेरा डाले हैं, तो बीजेपी यतेंद्र, वक्त खत्म हो रहा है, बड़ा क्विक कमेंट। हर अखबार के पहले पन्ने पर केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों को एक तरफ गिनाया जाता है और दूसरी तरफ इसी नाम पर वोट मांगे जाते हैं दिल्ली की जनता से, फिर साथ ही साथ ये भी कह दिया जाता है एक दिन पहले कि ये मोदी पर और केंद्र सरकार पर रेफरेंडम नहीं है। ये तो कंफ्यूजन हुई बीजेपी में। देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति इस वजह से भी आई है क्योंकि तमाम जो चुनावी सर्वे आए हैं उनमें बीजेपी को कहीं ना कहीं पीछे दिखाया गया है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए दिखाई जा रही है। लेकिन साफ तौर पर किरण बेदी के साथ साथ एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि किरण बेदी चुनाव जीत कर आती है, उनकी सरकार बनती है, तो उनके ऊपर भी जवाब लेने वाले लोग हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी उनके ऊपर है और ऐसा कोई भी गलत काम नहीं होने देंगे जो जनता के हित में नहीं होगा। वही केजरीवाल की तरफ वो इशारा करते हैं कि केजरीवाल के ऊपर कोई जवाब लेने वाला नहीं है, यानी कि जो भी होंगे वो खुद केजरीवाल होंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ये एक मैसेज देने की कोशिश है बीजेपी की रणनीति की। जो बीजेपी की रणनीति है वो उस तौर पर देखी जा सकती है कि किरण बेदी के ऊपर कोई ना कोई है। ये भी सवाल है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने टोन सेट की, उसकी एक्टिव पॉलिटिक्स रही, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों, चाणक्यों के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते हैं क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स, उनकी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं रिएक्टिव रही। बड़ा सवाल है, लेकिन 673 उम्मीदवारों का भविष्य कल ईवीएम्स में कैद हो जाएगा। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बीच बहस में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।